अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज हमने पढ़ना है जी रीडिंग सिलेक्शन 1.2 जिनाज़ पाकिस्तान। रीडिंग सिलेक्शन 1.2 जिनाज़ पाकिस्तान पाकिस्तान के हवाले से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया क्या था, उसके क्वेश्चन और आंसर जो है हमने एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि वेयर एंड व्हेन डिड मोहम्मद अली जिन्ना डिलीवर स्पीच। कि पहला क्वेश्चन है कि कब और कहां मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर फरमाई। तो इसका आंसर बनता है मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की जो दस्तूर साज असेंबली, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, कराची में आपने ये तकरीर की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पहली दस्तूर साज असेंबली में, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली में बतौर पहले गवर्नर जनरल के ये स्पीच की थी, ये तकरीर की थी। नंबर 2 पे आता है व्हाट टू फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड मोहम्मद अली जिन्ना रेफर टू इन द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है जी कि कौन से दो फंक्शंस थे, कौन से दो काम थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना ने जिनके बारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्पीच के बिगिनिंग में, जिसका रेफरेंस मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने अपनी स्पीच के बिगिनिंग में दिया। उसका आंसर बनता है कि अपनी स्पीच के बिगिनिंग में मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने दो बड़े फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्क्लोज किए, सामने लाए हमारे। पहला फंक्शन ये बनता था कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी पाकिस्तान की, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगरचे कि ये बड़ा थका देने वाला काम है, लेबोरियस सेक्टर है, बड़ा मुश्किल काम है, मेहनत तलब काम है। सेकंड फंक्शन ये था कि जो असेंबली है वो मुकम्मल तौर पर और एक आज़ाद महकमे के तौर पर बतौर वफाकी मुकन्ना, पाकिस्तान की वफाकी मुकन्ना के तौर पे काम करेगी। फेडरल लेजिस्लेचर का मतलब है दस्तूर साजी करेगी, कानून साजी, आइन साजी करेगी। जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इन दो फंक्शंस को पाकिस्तान के लिए बहुत अहम गर्दाना। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है कि व्हाट डिड ही से अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द असेंबली। कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने असेंबली के पहले फंक्शन के बारे में क्या फरमाया। आप मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फर्स्ट फंक्शन जो असेंबली का था उसके बारे में आपने ये फरमाया कि सबसे पहले इस असेंबली का काम ये होगा कि मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करेगी। और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये असेंबली की ड्यूटी है कि अपने शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को मुकम्मल प्रोटेक्शन दे, जिंदगी की, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन दे, और रिलीजियस बिलीफ जो लोगों के हैं उनको प्रोटेक्शन दे। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो प्रोटेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम होगा। जी, इसके बाद आगे बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 4। What did he say about the second function? सेकंड फंक्शन के बारे में आप रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया। अच्छा जी, इसमें इसका आंसर बनता है कि मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने असेंबली के जो सेकंड फंक्शन था वो ये था कि आप रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि आप ब्राइबरी अगर मुल्क के अंदर है, करप्शन है मुल्क के अंदर, बदनवानी जिसको हम कहते हैं, ब्राइबरी रिश्वतस्तानी को कहते हैं, तो इसको तो वेरी बिगिनिंग से, शुरू से ही इसको खत्म कर दिया जाए, वरना ये हमें एक खौफनाक किस्म की तबाही की तरफ ले जाएगी। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद ये फरमाया कि जो करप्शन है, जो ब्राइबरी है, ये ऐसी बुराइयां हैं कि ये मुल्क को बहुत थोड़े अरसे में ही तबाह बर्बाद कर देंगी। चुनाचे हमें इस बुराई के साथ, आहनियातों के साथ निपटना है ताकि मुल्क की बेहतरी हो सके। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है विच लेगेसी डज मोहम्मद अली जिन्ना रेफर टू इन हिज स्पीच। कौन सा विरसा है, कौन सा तरका है, कौन सी इनहेरिटेंस है, कौन सी विरासत है जिसकी तरफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी स्पीच के अंदर
जिसके बारे में जिसका हवाला अपनी स्पीच के अंदर दिया, आंसर इसका बनता है कि मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने नेपोटिज्म और जॉबरी ये एक तरके में मिली थी। ये बुराइयां हमें, नेपोटिज्म होता है अकरबा परवरी, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को नवाजना अगर आपके पास कोई इख्तियार आ जाए, और जॉबरी होता है कि अगर आपके पास, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप ऑफिशियली किसी सतह पर आपके पास कोई ऑफिस है या अथॉरिटी है, तो आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या उससे फायदा उठाने की, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ये होती है जॉबरी। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन दो बुराइयों की तरफ का हवाला दिया अपनी स्पीच में, और आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये दो जो बुराइयां, ये बहुत बड़ी बुराइयां हैं हमारे मुल्क की तरक्की के रास्ते में। और मजीद आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी इसमें भी इस बात में भी इजाफा किया, ये भी बताया कि इंडिया जो है वो इन दो मसाइल की वजह से तकलीफ का शिकार है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी है, जो इसके अवाम को दुनिया में तरक्की करने से रोक रही हैं। ये दो बुराइयां इसी की, इंडिया के अवाम को दुनिया में तरक्की करने से रोक रही। आपने मजीद ये ऐलान फरमाया कि वो किसी भी किस्म की जॉबरी, किसी भी किस्म की नेपोटिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुल्क के अंदर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए जी, हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर कायद's व्यूज अबाउट द डिवीजन ऑफ इंडिया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के क्या नजरियात थे इंडिया की डिवीजन के बारे में? तो इसका आंसर बनता है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इंडिया की डिवीजन के बारे में ये व्यूज थे कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है सेक्टेरियन वायलेंस का। इस इलाके के लोगों के लिए एक ही सोल्यूशन है जी, सेक्टेरियन वायलेंस का। और वो सोल्यूशन क्या है कि वो मुख्तलिफ तबकात से, मुख्तलिफ फिरकों से तल्लक रखते हैं, चनाचे इंडिया में उनका इकट्ठा होना बहुत बड़ी तबाही फैलाएगा, बहुत बड़ी अबतरी फैलाएगा इस पूरे बड़े सगीर पाको हिंद में। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो फ्यूचर हिस्ट्री है वो आपकी इस जजमेंट को, आपके इस अंदाजे को सही साबित करेगी, और आज वो साबित हो रहा है, ठीक है। आप हालात हाजिरा स्टडी करके देख लें करंट अफेयर्स को, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज ही से अबाउट माइनॉरिटीज, कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने जो अकलियतें हैं, वो लोग जो तादाद में मुल्क के अंदर कम हैं, वो कौमियतें जो तादाद में मुल्क के अंदर कम है, उनके बारे में आपने क्या फरमाया? तो आंसर इसका बनता है कि मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने माइनॉरिटीज के बारे में फरमाया कि उनको बराबर के हकूक दिए जाएंगे, जैसा कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, चुनाचे वो भी बिल्कुल आप ये कि मुनासिब हकूक उनको दिए जाएंगे, कतई नजर इसके कि उनका रंग क्या है, उनका अकीदा क्या है, उनका मजहब क्या है, इन चीजों से बालातर होकर उनको बराबर के हकूक दिए जाएंगे, और उन्हें कहीं भी जाने के लिए मुकम्मल आज़ादी होगी। वो अपने गुरुद्वारों में, टेम्पल्स में जा सकते हैं, और दूसरी जो उनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इबादत की जगह हैं, मुकद्दस, वहां भी वो जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है जी, आप व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज मोहम्मद अली जिन्ना एनविजन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन जनरल, कि किस किस्म की आज़ादी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के लोगों के लिए अमूमी तौर पर देखी है या उसका ख्वाब देखा है? तो इसका आंसर बनता है कि मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फ्रीडम ऑफ थॉट जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोच की आज़ादी आपने देखी, इजहार की आज़ादी देखी, और रिलीजन, पाकिस्तान के अमूमी तौर पर पाकिस्तान के लोगों का जो भी रिलीजन होगा, जो भी उनका मजहबी अकीदा होगा, उसकी भी उनको आज़ादी होगी। और उनके अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक हर बंदे का ये राइट है कि वो पाकिस्तान की रियासत में रहते हुए बराबर के हकूक को वो एंजॉय कर सकता है, बराबर के हकूक उसको मिल सकते हैं। रिलीजन है, कास्ट, जात है, मजहब है या अकीदा है, इसका रियासत के कारोबार से कोई तल्लक नहीं होगा।
پھر آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گردواروں میں ٹیمپلز میں جانے کے لیے آزاد ہیں، پاکستان کے لوگ، اور اپنی مساجد میں جانے کے حوالے سے آزاد ہیں، یا کوئی بھی ان کی ورشپ کی پلیس ہے، کوئی بھی عبادت کی جگہ ہے، جیسا کہ وہ چاہیں پاکستان کی ریاست میں اس انداز سے اپنی عبادت کی جگہوں پہ جا سکتے ہیں، مقدس جگہوں پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارے انٹرپریٹنگ والے، مزید کچھ انٹرپریٹنگ کا مطلب ہے مزید اس کی وہ جو اس کے اندر سے جو کنسیپچل کوشچن ملتے ہیں یا مزید ڈسکشن والے کوشچن جو نکلتے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اب ایک اور کوشچن اس سے نکلتا ہے چیپٹر کے اندر سے، ادر دین ایکسرسائز، کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے کیا مراد تھی کہ ہندوز ہونا بھول جائیں گے، مسلمز ہونا بھول جائیں گے، تو اس بات کی ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ اور اس جملے سے، اس سینٹینس سے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنا مذہب بھول جائیں گے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، رنگ کی بنیاد پر نہیں ہوگا، ان کی آپ یہ کہہ دیں کہ ان کی جو ذات ہے اس کے حوالے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بالکل برعکس یہ ان کی سٹیزن شپ کی بیسس پر ہوگا کہ جب آپ پاکستان کے شہری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں، پھر آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کا عقیدہ کیا، آپ کا مذہب کیا ہے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہندوز ظاہر ہے ہندوز ہونا بھول جائیں گے، بٹ لیکن یہ ہے کہ اگر پاکستان میں رہنے والے ہندو وہ پاکستانی ہیں کہلائیں گے۔ اسی طرح بالکل مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا، اگر مسلمان ہیں تو وہ پاکستانی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں ہوگی، اور یہ لوگ جو ہے وہ ایک قوم کے طور پر پاکستان کی ریاست میں رہیں گی۔ اب کوشچن نمبر 9 آتا ہے جی کہ جو بنیادی اصول تھے ان کی ایک آپ نے لسٹ بنانی ہے جو قائد اعظم کے وی این کی کو تشکیل کرتے ہیں، جو قائد اعظم کے پاکستان کے حوالے سے نظریے کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس کا آنسر بنتا ہے فنڈامنٹل پرنسپل، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو، وی این کو اس کی تکمیل کرتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں، وہ مدرجہ ذیل ہے۔ پہلا جو اصول ہوگا، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ غیر جانبدار رہے گی، ذات پات کے حوالے سے اور عقیدے کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ غیر جانبدار رہے گی، ان بائسڈ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں امپارشل بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ مکمل طور پر آزادی ہوگی، لوگ مساجد میں جانے کے حوالے سے آزاد ہوں گے، اپنے ٹیمپلز، اپنے گردواروں میں جانے کے حوالے سے آزاد ہوں گے، یا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جو جگہ ہے ان کی ورشپ کی، عبادت کی جگہ ہے، وہاں بھی جانے کے حوالے سے آزاد ہوں گے، اور مکمل طور پر قانون کی حکمرانی ہوگی۔ نمبر 3 پہ آتا ہے جی ان کا یہ اصول تھا، قانون تھا، اصول تھا ان کا، کہ کوئی کسی قسم کی رول آف لا کے حوالے سے، قانون کی حکمرانی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی بالا تری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، الگ تھلگ سے کسی سے کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا، کسی کی امیونٹی نہیں ملے گی جی۔ چرچ اور اسٹیٹ بالکل الگ رہیں گے، ریاست کیا ہے وہ الگ ہوگی، چرچ سے مراد مذہب کیا ہے وہ ایک الگ معاملہ، لوگوں کا اپنا پرسنل معاملہ ہوگا۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے برابر کے حقوق دیے جائیں گے، پریویلیجز بھی، مطلب یہ کہ اگر کسی کو امیونٹی ہے، آزادی حاصل ہے قانون سے بالا تری، تو پھر سب کو ہی بالا تری حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، اور کوئی ابلیگیشنز، کسی قسم کی ڈیوٹیز کسی بھی شخص کے لیے نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کسی قسم کی جو ڈیوٹیز ہیں، کوئی کسی قسم کی ابلیگیشنز، کوئی فرائض نہیں ہوں گے جی، ٹھیک ہے، اگر ملتے ہیں تو وہ سب کے لیے ہوں گے۔ آگے ایکسٹینڈنگ میں آگے مزید کچھ کوشچن اس کے بنتے ہیں جی۔ کوشچن نمبر 11، what should we do to make Pakistan stable and prosperous؟ پاکستان کو ایک مستحکم اور خوشحال ریاست بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کا آنسر بنتا ہے کہ پاکستان کو ایک مستحکم اور خوشحال ریاست بنانے کے لیے ہمیں
इस्लाम के कवानीन को फॉलो करना होगा, असूलों को फॉलो करना होगा, और हमें फोकस करना होगा और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के विजन पर अमल करना होगा और इसे अपना बुनियादी और अहम अचीवमेंट के तौर पे हमें लेना होगा। हमें इंसान ह्यूमन रिसोर्सेज पर, इंसानों पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी कि इंसानों को शऊर देना होगा, तालीम देनी होगी एजुकेशन के हवाले से, और वो जो सोशल सर्विसेज जो है जिससे हमारे लोगों को फायदा हो उस पे भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो बड़े आप ये कह दें कि क्लियर कट अंदाज से ये सारा कुछ बता दिया गया है। अब ये हम पे कि हम देखें कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है, कितना अचीव कर चुके हैं कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रोशनी में। ये बहस जो है वो मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ, आप स्टूडेंट्स पे छोड़ देता हूँ। मैं अपना कंक्लूजन नहीं दूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर पे जो है वो नेक्स्ट लैंग्वेज स्टडी पे हम करेंगे।